गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर क्वेश्चन 1.14 तक के अपन लोग पिछले वीडियो में कर चुके। 1.14 तक के न्यूमेरिकल्स 1.15 से स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर क्या गिवन है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो मार्कर है, ये मार्कर कौन है, जेड एक्सिस। ठीक है, और करीब आ जाओ। ये मार्कर जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन वैल्यू गिवन है 3000 आई कैप। आई कैप है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। यदि यहाँ पर जे होता तो ये वाई डायरेक्शन में होता, और के होता लिखा हुआ के कैप होता, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है। ओके, उसके बाद में देखो ये वाला जो प्लेन है, द प्लेन इन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर कंटेंट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और जिस प्लेन में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लाई कर रहे हैं, उस प्लेन को, ये कौन सा है, जेड एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन को बोलते हैं वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सरफेस है, कैसा है ये, स्क्वायर सरफेस है। ठीक है, ये स्क्वायर सरफेस है, वो वाई जेड प्लेन से पैरेलल है। ठीक है, ये कौन है, वाई जेड प्लेन। और जो बुक है, बुक कौन है, ये गिवन प्लेन है, स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से है। अब आप बताइए कि मार्कर कौन है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये कौन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ये गिवन है, एक्स डायरेक्शन में है। मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में क्वेश्चन में गिवन है, आई कैप की वजह से। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये इस तरफ है, प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर है। और सरफेस है ऐसे रखी हुई जो वाई जेड प्लेन से, ये जो वाई जेड प्लेन है इस प्लेन से पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा जी। एरिया का वैल्यू साइड स्क्वायर, और साइड का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। इसके सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया है कि ये सरफेस से इसको 60 डिग्री पर कर दिया, ऐसे करके। ठीक है, सरफेस से जो नॉर्मल है, क्वेश्चन बी को पढ़िए आप, इसमें क्या गिवन है कि सरफेस का जो नॉर्मल है, और सरफेस के नॉर्मल में कौन वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको गिवन है फील्ड से 60 डिग्री पर है। ये वाला जो एंगल है, ये जो मैं मार्कर इससे पॉइंटर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बाकी ये दोनों डेटा सेम टू सेम रहेगा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.17। इसके अंदर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए अपन लोगों ने ये सब कुछ छोटा छोटा लिख लिया पहले से। आपको फाई नेट का वैल्यू गिवन है और समेशन क्यू इन कैलकुलेट करना है, तो ये गॉस थ्योरम से हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि कुछ कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। इसमें कह रहा है कि यदि फाई नेट का वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब निकलता है कि समेशन क्यू इन का वैल्यू 0 होगा, यानी कि
जो क्लोज सरफेस है उसमें टोटल चार्ज जो कंटेंट है वो 0 होगा। टोटल चार्ज समीशन क्यू इन 0 होगा का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज ही है ही नहीं, चार्ज हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि उस सरफेस में -10 और +10 दोनों दो चार्जेस हों, इक्वल एंड अपोजिट हों, तो उनका टोटल कितना आया 0। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब जब फ्लक्स फाई नेट का वैल्यू 0 होगा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो उस सरफेस में चार्ज है ही नहीं, और या है तो इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18, इसको देखिए। इसके अंदर क्वेश्चन वाला जो डायग्राम है उससे पहले अपन लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले डायग्राम से डिफरेंट है। ये डायग्राम में क्या गिवन है, एक क्यूब है, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज पुट किया हुआ है। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज में से टोटल कितना फ्लक्स जनरेट होता है, ये गॉस थ्योरम बता रहा है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब में 6, और इसमें से जो टोटल चार्ज इसमें से जो टोटल फ्लक्स पैदा हुआ वो 6 फेसेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी भी पर्टिकुलर फेस में से ज़्यादा, किसी में से कम, ऐसा नहीं होगा। क्यों? सेंटर है, सब के सब फेसेस से बराबर पोजीशन पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, 1/6 ऑफ द अबव। ठीक है, ओके। लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन में डायग्राम तो कुछ और गिवन है, तो एक काम करता हूं मैं, एक सरफेस को मैंने छोड़ दिया और बाकी 5 फेसेस को मैंने इरेज कर दिया। एक सरफेस को मैंने छोड़ दिया, जो शेडेड सरफेस है उसको मैंने छोड़ दिया, और बाकी 5 जो सरफेसेस है उनको मैंने इरेज कर दिया। अब ये डायग्राम क्वेश्चन वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, अपन ने इस सरफेस को और इस चार्ज की पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं लाया, तो अब इसका आंसर क्या होगा, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.19 पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। ठीक है, खैर इसके अंदर क्या गिवन है आपको, एक क्यूबिक्स गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज पुट किया हुआ है, 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, क्यू समीशन क्यू का वैल्यू गिवन है और फाई का वैल्यू पूछा है। इसके अंदर कुछ डेटा ऐसा है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है। वेरी फर्स्ट, सरफेस का शेप कैसा है, क्यूबिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि ये स्फेरिकल होता या इरेगुलर शेप का होता, कैसा भी होता, तो भी फाई का आंसर सेम आता। ठीक है, और फिर उसका साइज गिवन है 9 सेंटीमीटर, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये 9 होता, चाहे 5 होता है, चाहे 10 होता, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि गॉसियन सरफेस है, उसका शेप और साइज पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज से। किसकी शेप एंड साइज, गॉसियन सरफेस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उसके अंदर फाई का वैल्यू गिवन है और क्यू का वैल्यू पता करना है। उल्टा है क्वेश्चन, सेम यहाँ भी जो है गॉसियन सरफेस की साइज और शेप वगैरह गिवन है, उससे आपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इवन क्वेश्चन के अंदर फिर ये कह रहा है कि रेडियस को, सेकंड पार्ट में रेडियस को डबल कर दें तो फिर फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, ऐसा करके। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस की साइज और शेप, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे स्मॉल रेडियस का हो, चाहे लार्ज रेडियस का हो, इस कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसके अंदर आपको एक कंडक्टर स्फीयर जिस पे चार्ज है, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट है जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो इन दोनों को देखा आपने तो क्या पता लगा कि पॉइंट आउटसाइड में है। आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो आपको गिवन है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर गिवन है। और ई का वैल्यू गिवन है आपको, और क्यू का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। और के का वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹, ठीक है, ओके। इसके अंदर ये कैसे पता पड़ा मेरे को कि ये जो स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। तो पास की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब चार्ज नेगेटिव होता है। तो आप चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साइन भी बताएंगे कि इट इज़ नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1.22, ये भी सिंपल है, ये फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, और सरफेस किस शेप का है, स्फेरिकल है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। इसमें आपको रेडियस गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से आप रेडियस कैलकुलेट कर लोगे। और सिग्मा का वैल्यू गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है जो अपने से मिस हो जाती है, जानते हैं लेकिन मिस हो जाती है, वो ये सिग्मा का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 80 नहीं, 80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो जो है वो नंबर है, यूनिट में इंक्लूड मत किया करो। यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन माइक्रो नंबर में इंक्लूडेड है। कभी कभी अपन लोग ये सोचते हैं कि ये लेटर में शो कर दिया तो यूनिट में डाल देते हैं और उसको पुट करना रह जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो सिग्मा का वैल्यू आएगा आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन बी है, ये इधर से जो चार्ज आएगा वो इस चार्ज यहाँ पे पुट कर दोगे तो फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23। इसमें आपको सिचुएशन क्या गिवन है, एक लीनियर चार्ज है, एक स्ट्रेट लीनियर चार्ज है, और उस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको फील्ड का वैल्यू पता करना है, फील्ड का वैल्यू गिवन है आपको, और लैम्डा का वैल्यू पता करना है। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 2k λ/r, ठीक है। जब जब अपन लोग कोई न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं, आप कोशिश ये करो कि आप इंडिपेंडेंट उसको करने की कोशिश करो, और फिर भी आपको क्लिक नहीं हुआ उसका आइडिया या फॉर्मूला नहीं आ रहा है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, शुरुआत से ही सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत ज़बरदस्त इजी क्वेश्चन है। हार्डली 2-3 क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो थोड़ी चैलेंजिंग है, ठीक है, जो एक अभी और आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप सॉल्यूशन को देख रहे हो वीडियो में, चाहे बुक में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, रेफरेंस बुक में, तो आप उसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना आप जो है स्पून फीडिंग के अंदर आप जो है लर्न कर नहीं पाओगे। अपने आप से उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। और सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद में ये फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला देख लिया, ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा नहीं, आप इस फॉर्मूला को नोट्स के अंदर जाकर के सर्च करो और फिर एक एक को चेक करो कि कौन कौन क्या क्या है। स्मॉल आर क्या है, लीनियर चार्ज से पॉइंट तक के डिस्टेंस है। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड पता करना है। आर का वैल्यू कितना गिवन है भाई, 2 सेंटीमीटर। द आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम जरूर बनाया करो। देखो ये डायग्राम मैं नहीं बनाता तो भी शायद चल जाता, ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाता तो शायद चल जाता, लेकिन जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको सॉल्यूशन की पिक्चर क्लियर नहीं होगी, पिक्चर माइंड में बनेगी नहीं, और पिक्चर नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, बिना पिक्चर के कुछ भी नहीं। लेटर्स
हमेशा इनसफिशिएंट होते हैं, पिक्चर ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो बच्चों इसके अंदर ई का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है और लैम्डा का वैल्यू पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.24। 1.24 के सिचुएशन में आपको दो प्लेट्स गिवन है, ठीक है। ये ब्लैक और रेड कलर की जो दो प्लेन सरफेसेस हैं, तो आप कहोगे ये तो प्लेन सरफेस तो नहीं है, ये तो मेरे को लाइन दिखाई दे रही है, वायर की जैसी है। तो जब भी एक प्लेन सरफेस को आप बिल्कुल किनारे से देखते हो तो आपको बुक कैसी दिखाई दे रही है, बुक का केवल आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, तो लाइन जैसी दिखाई दे रही है, जबकि है ये सरफेस, ठीक है, ऐसा करके है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, नेगेटिवली चार्ज सरफेसेस हैं, इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। एक पॉइंट है जो दोनों प्लेट्स के आउटसाइड है, ये भी दोनों प्लेट्स के उस तरफ आउटसाइड में है, और ये जो सी वाला पॉइंट है ये दोनों प्लेट्स के बीच में है। इन पर फील्ड पता करना है। पॉइंट ए पर दो फील्ड हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव प्लेट का फील्ड है और एक नेगेटिव प्लेट का फील्ड है। ये वाला एरो ई प्लस का एरो किधर जा रहा है, इस प्लेट से अवे। ई माइनस का एरो किधर जा रहा है, इस अपनी वाली प्लेट से पास की तरफ जा रहा है। और आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है, अवे होता है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो ये एरो किधर जा रहा है, प्लेट से अवे। ये वाला एरो किधर जा रहा है, प्लेट के पास की तरफ जा रहा है। इस चक्कर में क्या हुआ, ये दोनों एरोज आपस में अपोजिट हो गए और अपोजिट होने से ए माइनस साइन आया है, ठीक है। पॉइंट ए पर फील्ड कैसा निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर दोनों का अपना अपना फॉर्मूला। प्लेन सरफेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू इक्वल गिवन है, इस वजह से आंसर 0 आ जाएगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट होते तो आंसर 0 नहीं आता, इक्वल है तो 0 आ जाएगा। सेम पॉइंट बी पर होगा, पॉइंट बी पर भी ऐसा ही होगा। देखो पॉइंट बी पर ई प्लस का एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से दूर जा रहा है। ई माइनस का एरो किधर जा रहा है, नेगेटिव प्लेट के पास की तरफ आ रहा है। सेम टू सेम पॉइंट बी पर भी सेम आंसर आएगा 0। पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी पर ई प्लस का एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से अवे, और ई माइनस का एरो किधर जा रहा है, नेगेटिव प्लेट के पास की तरफ जा रहा है। इस चक्कर में ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए और अब की बार यहाँ पे प्लस आएगा। पॉइंट सी पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे अब की बार ये प्लस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1.25 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है बच्चों। मिल्केन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ गुना। वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक ऑयल की ड्रॉप यूज़ करी थी। उस ऑयल की ड्रॉप को पहले चार्ज किया स्प्रे करके, उस ऑयल ड्रॉप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, ठीक है। तो अपन लोग प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बॉडी है तो मास तो होगा ही होगा, मास है तो फिर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, या मिल्केन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया था कि उस बॉडी को, उस चार्ज ड्रॉपलेट को उन्होंने सस्पेंड कर लिया, ठीक है ना, ऐसे रोक लिया, रेस्ट में कर लिया, ठीक है। तो कोई चीज़ रुकी हुई कब रह सकती है, उसके ऊपर mg से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, और वो फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स F = QE, ठीक है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड क्यों है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए mg के अपोजिट होना था इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है,
तभी तो ये ड्रॉपलेट रुकी हुई है। mg इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू एन। आपके इस फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला कि व्हेन देर आर एन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, जब एक बॉडी के को आप एन इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उस पर चार्ज कितना आ जाता है, क्यू इक्वल टू एन ई। या इसका उल्टा भी कि जब आप एक बॉडी में से एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो तो उस पर चार्ज आ जाता है क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो ये क्यू का वैल्यू एन ई पुट कर दिया, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, और ड्रॉपलेट है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्फेरिकल होगी, ऑब्वियसली स्फेरिकल होती है। और फिर अपन ने कैलकुलेट करना है अपने को रेडियस, तो सब कुछ इधर ले गए और r का वैल्यू कितना आएगा, ये पावर 3 यहाँ से हटा तो इधर 1/3 हो गया। इस पूरे को आप वैल्यू पुट करिए, n का वैल्यू कितना है 12, स्मॉल ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैपिटल ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 4 पाई डी डेंसिटी जो ऑयल है यूज़ किया, उस ऑयल जो यूज़ किया उसके डेंसिटी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको MKS में कन्वर्ट करना है तो आप समझते हो कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डेटा। स्मॉल जी का वैल्यू 9.81 आप सबको मालूम है। इन सब को वैल्यू पुट करने के बाद आप आगे सुनो, सपोज ये सब का वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, लेट आप अपने आप कैलकुलेट करोगे, मैं क्यूब रूट निकालना बता रहा हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वैसे मैथ्स के नोट्स के अंदर अपन ने मैथ्स का जो वीडियो था और मैथ्स के जो नोट्स हैं उसमें क्यूब रूट निकालना आपको बताया हुआ है एग्जाम्पल लेकर के, वो इसी न्यूमेरिकल के लिए बताया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर पावर यदि गड़बड़ है तो वो 2 बार जरूरत पड़ेगी आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एडियाबैटिक वर्क डन, ठीक है, और एडियाबैटिक के पीवीटी रिलेशन में, और इधर इस वाले न्यूमेरिकल में 1-2 जगह और आएगा पूरे सिलेबस के अंदर। और वैसे न्यूमेरिकल का तो कोई एंड नहीं है, कहीं भी आपको यहाँ पर पावर गड़बड़ पावर आ सकती है। उसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैथ्स के वीडियो में और नोट्स में बताया हुआ है। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ये, सपोज 94407 इंटू 10⁻⁻23 आ गया। इसको पूरे को कैलकुलेट किया मैंने तो ये आ गया। सबसे पहला काम तो आपको है कि 10 की जो पावर्स हैं, 10 की जो पावर है उसको आप बनाओ कैसा, डिविजिबल बाई 3। यहाँ कितना है 3 है, तो इसको 3 से डिविजिबल बनाना है। तो आपकी इच्छा हो गई, इसको 10 पावर या तो -24 ले लो या -21 कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं 21 कर रहा हूँ। जैसे -23 को -21 किया और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल लग गया, 7 0 के बाद इधर से डेसिमल लग गया। फिर इसको आप राउंड ऑफ कर दो, ये राउंड ऑफ हो गया। अब करते हैं 10 पावर -21, 21 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टेन पावर -7 आ गया। इसीलिए वो उसको बाहर निकालने के लिए अपन ने इसको जानबूझ करके और 3 से डिविजिबल बनाया था। अब आपका मेन काम है 944 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 944 के आसपास का कोई नंबर सोचो जो परफेक्ट क्यूब है। तो आपने सोचा क्या, 1000। ठीक है, 944 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 -56। 1000 क्यों, क्योंकि 944 के आसपास कोई नंबर है जो नियरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं दूर वाला ले लें, आप पास वाला लें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी हो, लेकिन आप कैसा नंबर चूज करेंगे जो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, और बाकी जो नंबर है वो यहाँ लिख दो। 1000 को कॉमन ले रहा हूँ मैं,
ठीक है। ये पावर उसके भी चिपकेगी, क्योंकि पावर तो ब्रैकेट के बाहर है, जो बंदा बाहर आएगा पावर उसके सर पे भी बैठ जाएगी, ठीक है। और यहाँ बचेगा क्या 1, और यहाँ क्या बचेगा 0.056, ठीक है। 1000 पावर 1/3 कितना होता है 10 होता है, तो ये तो हो गया आराम से 10, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या है फॉर्मूला 1 + x पावर n, x की जगह पर कौन है 0.056, पावर n की जगह पर कौन है 1/3 है, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 + nx आता है। कब, जब x बहुत स्मॉल हो। तो क्या x माने 0.056 1 से बहुत स्मॉल है, यस है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आप क्या लिखेंगे 1 + n और x का मतलब है -0.056, इस और ये हो गया, इसको आप कैलकुलेट करके ले आओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन ये फील्ड लाइंस पर बेस्ड है। कौन सी सिचुएशन है, कौन सा डायग्राम है जिसमें फील्ड लाइंस आपको रॉन्ग है करेक्ट है। देखो ये वाली फील्ड लाइन ठीक है, ये वाली फील्ड लाइन ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, इनमें परपेंडिकुलर है। चार्ज बॉडी से फील्ड लाइंस निकलती या घुसती हैं, तो कैसे निकलती घुसती हैं परपेंडिकुलर। लेकिन ये वाली फील्ड लाइन में क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ पे बी वाले डायग्राम के अंदर पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन एंटर भी कर रही है और बाहर भी निकल रही है, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर भी निकल रही है, तो सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, ये बात है। यहाँ पे सी वाले डायग्राम के अंदर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बात गलत है। ई वाले डायग्राम के अंदर बेशक पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, लेकिन बीच में जो है ना चक्कर खा रही है, ठीक है। यानी कि फील्ड लाइंस का एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज्ड लूप नहीं हुआ करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होता है। जब वो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तब बात करेंगे मैग्नेटिज्म वाले में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक सेपरेट जगह से स्टार्ट होती है, दूसरी सेपरेट जगह पर एंड होती हैं, जहाँ से चली ग्राउंड काट के वहीं आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ओके, सी वाला डायग्राम है करेक्ट है। इसके अंदर क्या दिखा रखा है, दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, दोनों में से फील्ड लाइन निकलेगी, और ये तो आपका थ्योरी के अंदर भी डायग्राम था, ठीक है। यहाँ पे अपने बुक में जो डायग्राम गिवन है उसमें एक जरा सी मिस्टेक है, जो मिस्टेक ऑथर ने नहीं करी है, ऑथर की मिस्टेक नहीं है, वो बुक प्रिंट करने वाले ने कर दी है। बुक जो डायग्राम बनाने वाला जो डिज़ाइनर है उस बंदे ने गड़बड़ कर दी है। ये जो फील्ड लाइंस हैं अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका ये वाला पोर्शन रॉन्ग है, इतना क्या रॉन्ग था उसके अंदर। ये फील्ड लाइंस हैं कैसे होनी चाहिए, ये इनफाइनाइट में जाकर के, और इस बाइसेक्टर जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर को या इक्वेटोरियल लाइन को ये फील्ड लाइंस इनफाइनाइट में जाकर के वो टेंजेंट करनी चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक में ये फील्ड लाइन चलती हुई यूं जा रही है, ऐसे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन छोटी सी भी क्यों हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.27 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हैबिचुअल नहीं है अपन लोग इस तरह की लैंग्वेज के लिए, ठीक है, बस इतनी सी बात, हैबिचुअल नहीं है। क्या है देखो, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड डायरेक्शन में है, दिस इज जेड डायरेक्शन,
ठीक है, जेड एक्सिस है, ये जेड डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके अंदर पर मीटर और लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो हर 1 मीटर पर 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं है, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, हर 1 मीटर पर 10⁵ इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 लाख, 10⁵ का मतलब 1 लाख। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 लाख, तो 1 मीटर बाद में हो जाएगा 6 लाख, फिर 1 मीटर बाद हो जाएगा 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, ऐसा करके, और हर 1 मीटर पर 1 लाख इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पता नहीं, तो अपन लोग E0 लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, E0 का वैल्यू कुछ भी है, और 1 मीटर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ से 1 मीटर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, E0 प्लस 10⁵। एक और मीटर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, E0 प्लस 2 × 10⁵, ऐसा करके, और हर 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E0 प्लस 10⁵ इंटू डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी। ये क्या है, इधर देखो, इस डायग्राम का सेकंड पार्ट क्या है, इस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सीन में एक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, 2 चार्जेस से मिलकर के, और ये बना हुआ अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E0 है, तो यहाँ आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते 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 कितना इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड पेन से, ये क्या है, इट इज़ द इंक्रीमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये डेल E का वैल्यू है, इस बात को समझना है। अब पॉजिटिव चार्ज को के ऊपर फील्ड फोर्स लगेगा F=QE। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, E0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ये। तो F प्लस का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। ये इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डायरेक्शन में। ये एरो किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डायरेक्शन। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट हो गए, और ये दोनों अपोजिट हो गए, तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, माइनस। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, इन दोनों के अपोजिट होने की वजह से। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, गलती हो गई, और ये क्योंकि ये वाला F माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये क्या क्या दे रखा है आपको, ये किसका वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, -z डायरेक्शन में। ये तो है +z डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ करता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये आपको मालूम है। और इसका डायरेक्शन दे रखा है आपको -z डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है, ये आपको सीमा। तो ऐसे करके, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, और QD चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है 10 पावर, जिसको क्या बोलते हैं, QD को, ये QD है, P = QD, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट, और इसका वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁷। ठीक है, ये करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.28, इसमें एक कंडक्टर बॉडी है। ठीक है, ये आपको दिख रही है कंडक्टर बॉडी है, और इसके अंदर आपने एक कैविटी बना ली, अंदर से होलो एक कैविटी बना ली। ठीक है, और इस बॉडी को मैंने चार्ज दे दिया, कितना,
क्यू, प्लस क्यू चार्ज दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुछ नहीं, कैविटी के अंदर जो चार्ज बॉडी है, जो सब तरफ यदि चार्ज है और अंदर होलो स्पेस है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल और पुट कर दिया, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल पुट कर दिया मैंने, चार्ज बॉडी पुट कर दी मैंने, जिसपे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पूरी बॉडी में से या सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर इनर स्पेस पर इकट्ठा हो जाएंगे। कैविटी का नेगेटिव चार्ज कहाँ पैदा हुआ, कैविटी के इनर फेस के ऊपर, ठीक है, इनर सरफेस के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पैदा हुआ। इस नेगेटिव चार्ज को आप क्या कहा करते हो, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है ना। दिस नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। और आपको मालूम है कि क्यू इंड्यूस्ड माइनस क्यू 1 माइनस 1/εr फॉर्मूला है, जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन ये डिराइव होगा नेक्स्ट चैप्टर के एंड में। नेक्स्ट चैप्टर के एंड में ये डिराइव होगा, वो वीडियो जाकर के देख लेना, वहाँ डिराइव हो रहा है। मेटल्स के लिए ये कौन सा बॉडी है, कंडक्टर है। कंडक्टर्स के लिए εr का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। क्या आएगा फाइनल, ये मतलब ये बहुत पहले से मालूम है आपको कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ कैविटी के इनर फेस पर, ये कैसा होगा, माइनस क्यू होगा। क्यों है ये माइनस, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अंदर बुला लिया। एक्चुअली कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, वो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या रहा कि आउटर सरफेस पर चार्ज पैदा हो गया क्यू, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। क्वेश्चन का एक पार्ट और है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थ्योरी का टॉपिक है। आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के जो वीडियोस हैं उनमें सबसे आखिरी का जो वीडियो है, ठीक है ना, उस वीडियो के अंदर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को जाकर के पढ़ना, उसको वीडियो देखना, और नोट्स के अंदर तो आप पढ़ोगे, नोट्स में भी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसमें क्या बताया हुआ है कि एक कंडक्टर यदि चार्ज है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस वाली बात को, इस वाले एक्शन को अपन लोग जो है प्रैक्टिकली यूज काहे के लिए करते हैं कि आपको कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बैड इफेक्ट से अफेक्टेड है, ठीक है, सपोज किसी चीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बैड इफेक्ट हो सकता है, आपको उसको बचाना है, उसको शील्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, उस बॉडी को, उस सपोज वो मोबाइल है, सपोज वो कोई मेमोरी कार्ड है, सपोज वो कोई डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ठीक है ना, मेमोरी कार्ड में या किसी भी डेबिट कार्ड में या एटीएम कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जिसको जो है हैकर्स लोग क्लोन कर लेते हैं। उसके लिए आपको, उसके बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो कैसे क्लोन करते हैं, वो कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो उसको सेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस डिवाइस तक, उस कार्ड तक, उस क्रेडिट कार्ड तक पहुँचे ही नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे कि उसको आप मेटेलिक केस में उसको बंद करके रखोगे, यानी कि आपका जो वॉलेट है जिसके अंदर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखते हो, वो मेटेलिक होना चाहिए, और एल्यूमिनियम का जो वॉलेट है वो इसीलिए होता है कि कोई बदमाश आदमी उसको क्लोन नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों, उस पूरे एक्शन को क्या बोल रहे हैं,
इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेटेलिक बॉडी के अंदर घुस नहीं सकता है और अंदर रखी हुई चीज़ है वो शील्डेड रहती है, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.29 और ये 1.29 जो क्वेश्चन है ये वीडियो नंबर 12/2/6, इसका मीनिंग समझते हैं क्या इस टर्मिनोलॉजी का? 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का, ठीक है। आपको कि सेकंड चैप्टर कहाँ है, तो फर्स्ट चैप्टर है, मेरे अकॉर्डिंग वो सेकंड चैप्टर है। मैंने चैप्टर्स के टुकड़े करके रखे हुए हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है ना 3-4 चैप्टर्स का एक बंडल बना दिया, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं भी बंडल बना के बात करूँगा। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड चैप्टर है, उसका वीडियो नंबर 6 जो है वो पूरा टॉपिक, वो जो पूरा वीडियो है इस क्वेश्चन के लिए है, तो आप उस वीडियो को देखो। यहाँ पर मैं केवल उसका कंक्लूजन की चर्चा करूँगा, केवल कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुने। अच्छा, इस वीडियो में भी अपन ने स्फेयर की बात करी है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो केवल स्फेयर के लिए ज़रूरी नहीं है, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्या है, चार्ज सरफेस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, शेप का कोई सा भी हो सकता है। ओके, एक सरफेस चार्ज का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे ये होता है, कौन से टॉपिक में आया था ये, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, कंडक्टर स्फीयर एट सरफेस, उसके अंदर जाके देखो आपको मिल जाएगा। पर क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे एक छेद निकाल दूं, एक बहुत स्मॉल साइज का, बिल्कुल पॉइंट साइज का एक होल निकाल दिया अपन ने, ठीक है। ये होल है बहुत ही छोटे साइज का है, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, होल के अंदर है, स्फेयर के अंदर नहीं है। स्फेयर के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। इस एग्जैक्टली इस जगह पर फील्ड कितना होगा, इस जगह जो फील्ड है वो होगा σ/2ε। ये रिजल्ट कहाँ से आया, इस वीडियो में जाकर के देख लो, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या सरफेस पर फील्ड है σ/ε और होल के अंदर एक होल ड्रिल करते ही, एक होल बनाते ही वहाँ पर फील्ड हो गया हाफ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। यदि आप इसको समझ पाएँ तो ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि एक जरा से होल करने से ही फील्ड आधा निपट गया, आधा बच गया, ठीक है ना। आधा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया एक होल में, एक जरा सा होल पैदा करते ही, ठीक है। तो ये इतने अजीब सी आश्चर्य की बात है कि आप कोई वाटरमेलन खरीदने गए और उसमें से जरा सा टुकड़ा निकाल लिया और उसकी कॉस्ट हो गई आधी। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हुआ है यहाँ पे, एक जरा सा होल पैदा करते ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हाफ, ठीक है ना। नॉर्मल सरफेस पर जितना है उसका हाफ हो गया। तो आप इस वीडियो को जाके देख लो, पूरा टॉपिक सुनना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.30 है, इसको अपन लोग अभी तसल्ली से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि तसल्ली से बताऊंगा मैं आपको। बाकी बहुत क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 1.31 पे जाइए, इसमें भी आपको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप नोट्स देखो, थ्योरी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कौन कौन से क्वार्क मिल करके बने हुए हैं, वो सब थ्योरी में जाके देखो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 1.32 के ऊपर जाइए। क्वेश्चन के अंदर जो है न्यूट्रल पॉइंट की बात करिए, और आप समझते हो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है। एक ऐसा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नहीं, अभी बात अधूरी है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से सराउंडेड रीजन में एक पॉइंट बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना।
चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, क्योंकि तभी तो कुछ अजीब बात बनेगी कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी सिचुएशन कहाँ अपन ने पढ़ी है। अगेन मैं कहूँगा आप लोग न्यूट्रल पॉइंट के लिए कम से कम एक बार फील्ड लाइंस का जो टॉपिक है वहाँ पर जाके आना चाहिए आपको। फील्ड लाइन में पहली बार इसका की बात हुई थी, तो थ्योरी का फील्ड लाइन वाला टॉपिक है, वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आप जा सकते हो। नोट्स देखो, वीडियो देखो। और मैं कभी भी ये कहता हूँ हमेशा कि कभी भी आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो को आप बार बार टच में रहो उसके, ठीक है, तभी जा करके आपका वो मजबूत होगा। देखो जी, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट का, ये न्यूट्रल पॉइंट भी हो सकता है, न्यूट्रल रीजन भी हो सकता है। यानी कि ये न्यूट्रल एक पॉइंट हो सकता है, एक न्यूट्रल सरफेस हो सकती है, न्यूट्रल लाइन हो सकती है, न्यूट्रल स्पेस यानी कि वॉल्यूम भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते अपन लोग, ठीक है। आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये तो पूरा न्यूट्रल रीजन है, पूरा स्पेस है, न्यूट्रल स्पेस है, पॉइंट नहीं है। तो खैर यहाँ पर एक चार्ज पुट कर दिया तो उस पर फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, F इक्वल टू क्यू ई जीरो तो F भी जीरो, यहाँ पर फोर्स नहीं होगा। फोर्स जीरो वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये वाली बात भी अपने किसी वीडियो में जिक्र हो चुका है, जो मैं कह रहा हूँ चैप्टर सेकंड, उसके अंदर डाइपोल के एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वहाँ पर इसकी और भी बात हुई है, उसको भी आपको देखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो फोर्स जीरो होने को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चार्ज है ये टिका हुआ रह जाएगा, लेकिन मैं इस चार्ज को यहाँ लेके जाऊँ तो ये वापस आ जाएगा, तब तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है। यानी कि ये चार्ज इस जगह पर स्टेबल रहना चाहता है, लेकिन आप समझ रहे हो कि जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा न्यूट्रल रीजन से, न्यूट्रल पॉइंट से बाहर निकालूंगा, अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो यहाँ पर फोर्स भी नॉन जीरो हो जाएगा, और फोर्स लगने की वजह से ये इस न्यूट्रल रीजन से अवे चला जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो दूर चला जाएगा उससे, ये वापस कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल नेचर का है, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, उसके अंदर ये बोला है कि इसको आप एक एग्जाम्पल लेकर के आप बात करिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। देखिए दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है P, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मिडिल में है। उस पॉइंट पर दो फील्ड है, Q1 चार्ज का फील्ड Q1 से अवे जा रहा है, Q2 चार्ज की वजह से फील्ड पॉइंट P पर, इसका एरो किधर जा रहा है, Q2 से अवे जा रहा है। दोनों पॉजिटिव कंसिडर कर लिए, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, तभी जा करके और न्यूट्रल पॉइंट होगा। E1 और E2 अपोजिट हैं, मान लो ये दोनों इक्वल हो भी गए, कहीं ना कहीं ऐसा होगा भी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब पॉइंट P पर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, और उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर और भी अच्छी कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों चार्ज इक्वल भी हैं, ठीक है ना, दोनों का साइन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन तो सेम होना ही था, साइन सेम नहीं होता तो न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ओके। तब E1 और E2 इक्वल होंगे, तब पॉइंट P पर फील्ड पक्का जीरो हो जाएगा, और तब ये पॉइंट कहाँ पर होगा, दोनों के मिडिल पॉइंट पर होगा, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं एक चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, कोई एक और चार्ज ला करके रख रहा हूँ, कैपिटल Q कौन है, एक और कोई चार्ज है जो इस पॉइंट पर ला करके रखा, उस पर फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। सपोज इस कैपिटल Q चार्ज को आपने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, कैपिटल Q चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, F1 F2,
दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल हो गए, नेट फोर्स 0 आ गया। इस जगह पर फोर्स 0 है क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं और कैंसिल हो गए, 0 हो गया। फोर्स 0 हो गया का मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल है या नहीं है कि चेकिंग कैसे करते हैं, आप इसको थोड़ा सा इधर उधर सरका दो, अपनी जगह पर ये लौट के आ जाए तो स्टेबल है, और यदि नहीं आ रहा हो अनस्टेबल है। देखते हैं इस Q की वजह से कैपिटल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैं इसको अभी भी Q1 Q2 बोल देता हूँ, नाम पुकारने में आसानी रहेगी इसलिए। Q1 की वजह से कैपिटल के ऊपर फोर्स F1 और Q2 की वजह से इस पे फोर्स F2। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं है। कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए फोर्सेस का और डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट, जो कि नहीं है, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे बल्कि इनका रिजल्टेंट तो इस तरफ होगा, इनका रिजल्टेंट इस तरफ होगा। और ये दोनों चार्ज जो है Q1 Q2 दोनों चार्जेस कैपिटल Q चार्ज को हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे कि भाग जा तो यहाँ से, ठीक है। क्या होगा फिर, ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, यानी कि ये जो है पक्का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट चार्ज है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यदि यहाँ बैठा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम तो है पर ये अनस्टेबल है, ये इधर से उधर इसको छेड़ने पर ये लौट के कभी नहीं आएगा। और भी आपका बहुत सारा माइंड काम कर सकता है, आप सोचो कि ये नेगेटिव चार्ज होता तो, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। आपका माइंड जो है ना वो इधर उधर कुछ रिसर्च को डिस्कवरी टाइप का आपका माइंड काम करना चाहिए, वरना क्या होगा कि भाई टीचर ने जो बोल दिया वो ठीक है मान लिया, सुन लिया, और फिर जो है दूसरी सिचुएशन आ गई तो अपन लोग फिर गड़बड़ कर गए। जैसे ही आपको कैपिटल Q को जो है नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया तो आप कहोगे अब तो जो रिजल्टेंट फोर्स है अब तो इसको वापस उसी जगह पर लेके आने की कोशिश कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ओके, आप इसको इधर क्यों ले जा रहे हो? फिर मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने, आइडिया चेंज कर दिया मैंने। जब आप ये कह रहे हो कि ये चार्ज माइनस Q हो तो क्या होगा, फिर तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं। अभी देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर एक -Q चार्ज रखा हुआ था, तब तक वो इक्विलिब्रियम में था, उसको मैंने यहाँ साइड में खिसका दिया। -Q चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की तरफ थोड़ा सा खिसका दिया। अब बताओ क्या F1 और F2 अभी भी दोनों इक्वल होंगे? नहीं। कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा? जो पास में है ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, Q2 चार्ज अब -Q पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और लेके भाग जाएगा, इसको वापस कभी पॉइंट N पर नहीं आने देगा। मतलब कैसे न कैसे करके और आपका ये जो पॉइंट है ये जो इसका कंडीशन थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम साबित हो ही गई, ठीक है, ये बात, ठीक है। हाँ, यदि आप ये कह सकते हो, कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है सिचुएशन, आप ये कह रहे हो कि ये जो चार्ज है -Q, इसको अपन लोग बाउंड कर देते हैं, इस डॉटेड लाइन पे रहेगा, सो कॉल्ड बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर इसको -Q चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पर रहने के लिए बाउंड कर दो, तब आप कह सकते हो कि अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। कि ये चार्ज इस समय ये जो चार्ज है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज है एंड इट इज बाउंडेड टू रिमेन एट दिस इक्वेटर, then it can be called a stable equilibrium। क्यों? क्योंकि आप इस चार्ज को इधर ले जाओगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करके और इसको वापस ले आएंगे, इधर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करके वापस ले आएंगे, अब इसको ये जाने नहीं देंगे। इक्वेटर से लेफ्ट या राइट में ले जाओगे तो ये फिर वापस नहीं आएगा, तब तो अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं।
फिलहाल अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.30 बच्चों ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1.33 और एक और क्वेश्चन है आपका जो बीत गया, क्वेश्चन नंबर 1.14। दोनों एक ही सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो नंबर 12/1/15 में करवा दिया। तो बच्चों अब अपन लोग करेंगे इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल, अनसॉल्व्ड सीरीज में आखिरी न्यूमेरिकल करेंगे। और उस न्यूमेरिकल में एक खास बात है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें खास बात है कि उसका फॉर्मूला जो डिमांड कर रहा है वो डिराइव हो चुका। ठीक है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में वो फॉर्मूला डिराइव हो चुका और आप काम में ले चुके उसको, तो फिर दोबारा से क्यों करवा रहा है ये? ध्यान से सुनो। अब के बार अपन लोग वही फॉर्मूला, सीन पहले देखिए। ये एक स्ट्रेट लीनियर चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज है। पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा। आप तुरंत कहोगे ये तो कर चुके, यस कर चुके, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हेल्प से आप कर चुके, गॉस थ्योरम यूज किया आपने, कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1.30, ठीक है। अब की बार आपको इसको करना है कूलॉम्स लॉ को यूज करके, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा और आप जब वो करोगे तब आपको खुद को एहसास होगा कि गॉस थ्योरम से करना कितना इजी रहा, ठीक है। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई मैथमेटिक्स, हाई लेवल मैथमेटिक्स कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही यहाँ पर। तो अभी इंटीग्रेशन के रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक वायर है, ठीक है, काफ़ी लंबा है, यानी कि इस वायर की लेंथ स्मॉल आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट है टारगेट पॉइंट जिस पर फील्ड पता करना है, ठीक है। क्या करते हैं अपन लोग? सबसे पहला काम तो आप पास आ जाइए, ठीक है, ओके। इस पॉइंट पर फील्ड पता करना है। पॉइंट पी से वायर पर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट एम पर आकर के फॉल हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट एम से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट एम से एल डिस्टेंस पे इधर और एल डिस्टेंस पे दोनों तरफ ऊपर और नीचे दो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स आपने कंसिडर किए हैं। स्मॉल सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स की खुद की लेंथ है डीएल। ये स्मॉल सेगमेंट है, इसकी लेंथ है डीएल, ठीक है। इन दोनों की लेंथ सेम है और पॉइंट एम से इनकी डिस्टेंस कितनी है, एल और एल, सब कुछ ऊपर नीचे पूरा डायग्राम सिमेट्री में बना है। ये स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल का मतलब कैसे साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो पॉइंट साइज है। तो फिर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और उसका वैल्यू भी पता है आपको, k/r², उसका फॉर्मूला, ठीक है। इस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस वाले सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, DE1 एंड DE2। और अभी तक आपको फिर ये हैबिट आ जानी चाहिए कि अब क्या करना है, बस इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें और आगे बढ़ेंगे। DE2 cos थीटा, सपोज ये थीटा है, ये कंपोनेंट हो गया DE2 sin थीटा। इसी तरह से DE1 के दो कंपोनेंट
DE1 cos थीटा DE1 sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कॉस वाले कंपोनेंट हैं सेम डायरेक्शन में हैं, ऐड हो जाएंगे, और साइन वाले कंपोनेंट हैं अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो बात है बार बार रिपीट होती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपको किनका एडिशन करना है, DE cos थीटा का। DE cos थीटा के कंपोनेंट कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछ रहा हूं मैं, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं DE cos थीटा वाले। तो आपको कि 2 हैं, 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। 2 तो आपने कंसिडर करें, इस डायग्राम में 2 दिखाए हुए हैं। ठीक है ना, जितने फ्रैक्शंस उतने कोसाइन कंपोनेंट्स हैं। फ्रैक्शंस कितने हैं पूरे वायर में, जो बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत सारे हैं। तो आप बताइए कि बहुत सारे स्मॉल फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखो कि इंटीग्रेशन का पर्पस ही क्या है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, अपने मैथ्स के नोट्स में जाकर के देखो, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है इट इज़ एडिशन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस। वो स्मॉल फ्रैक्शन क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर स्मॉल फ्रैक्शन कौन है, DE cos थीटा। तो यहाँ पे आपको DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, ये कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन का रास्ता चूज करना पड़ेगा। DE cos थीटा फ्रैक्शन है, और ये सिंबल क्या है, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम हैं। इसमें क्या फ़र्क है, ये कब लगाते हैं, जो आपको फाइनाइट नंबर के वैल्यूज़ को ऐड करना हो। ठीक है, जैसे 10, 20, 50, 100, 150, 2000, 5000, 10,000 चीज़ों को ऐड करना हो तो आप ऐसे साइन लगा देते हो। ठीक है, 10th क्लास में आपकी आदत है, बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना हो तो अपन लोग ये साइन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन साइन। खैर, अपन लोग इंटीग्रेशन के डेप्थ में नहीं घुसेंगे, अपन लोग तो अपना क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। DE का वैल्यू पुट करें तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, हर एक को चेक कर लो कि किसी में कुछ लफड़ा तो नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। के में कोई लफड़ा है, के में कोई लफड़ा नहीं होता, के तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो इसको तो बाहर जाना है। आर क्या है, इस फॉर्मूले में, ओरिजिनल फॉर्मूले में जाके देखो तो आर क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो चार्ज और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको आप आर, तो मैं यहां पर उसको एक्स बोलूंगा तो यहां पर एक्स लिखना पड़ेगा। इन चीजों का आप ध्यान रखो। यदि आप फॉर्मूले को वैसा का वैसा ही बनाना चाहते हो जैसा गॉस थ्योरम से बना था, तो नोटेशंस वहां के यूज कर रहे हो तो ये वाला आर है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में आर कौन आता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट, और चार्ज और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैंने एक्स लेट किया है। ठीक है, तो खैर, तो ये तो आपको हमेशा की आदत होनी चाहिए कि जब भी किसी फॉर्मूले को आप यूज़ कर रहे हो तो जो है ऐसे नहीं कि बस आंख पे पट्टी बांधी और यूज़ कर लिया, उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके और फिर यूज़ किया करें। क्यों, क्या है इसका चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, तो आप कहोगे भाई लैम्डा का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, इस पे चार्ज कितना है वही तो पता करना है। मैं dq बोल देता हूँ उसको, लेंथ कितनी है इसकी dl, तो बताओ यहाँ से dq का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा dl, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो लैम्डा dl आएगा। कितने सारे चेंजेस हो गए देखो, नहीं तो आप तो KQ/R² लिख देते। R कौन है,
आर तो यहाँ कोई और है। आर क्या है इस टॉपिक में, अपन ने आर क्या लिया है, आर क्या लिया है, पॉइंट, विच पॉइंट, जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है, पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। या थोड़ा सा अभी एक और काम रह गया, कॉस थीटा का वैल्यू इस ज्योमेट्री से देखो और वो डाल दो। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड कौन है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। बाकी जो बच गई वो कौन है, ये है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। अब जो कांस्टेंट लोग हैं उनको बाहर भेज दो। ठीक है, कांस्टेंट्स को बाहर, के लैम्डा बड़े आराम से बाहर आ गए। क्या स्मॉल आर भी बाहर आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि स्मॉल आर पॉइंट थोड़ी चल रहा है कहीं, पॉइंट दूर जा रहा है पास आ रहा है, नहीं, स्मॉल आर भी बाहर आ गया। ठीक है, बच गया पीछे कौन, केवल ये। ठीक है, डीएल एंड एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स आर और एल में रिश्ता क्या है, पाइथागोरस क्या बोला, ये बोला, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, एक्स क्यूब का वैल्यू ये पुट कर दिया, पाइथागोरसियन रिलेशंस। अब आपको मैंने कहा कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसको देख करके आप क्या हो गए, घबरा गए, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, करते हैं आगे। बताइए, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, इस ज्योमेट्री को देख करके बताओ एल अपॉन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, tan थीटा। ठीक है, तो L का वैल्यू कितना आ गया, R tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी अच्छी बात चल रही है। अब थोड़ा सा एक झटका लगेगा, करंट लगेगा, थोड़ा जरा सा ही लगेगा झटका, और वो ये है कि मेरे को अब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है अभी बताता हूँ, पहले आप करो तो सही डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से पहले आप ये चेक कर लिया करिए या पूछा करिए, जिसने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए ऑर्डर किया उससे दोबारा जाके पूछो किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये तो हमेशा होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों साइड ऑब्वियसली इक्वेशन है, कोई भी चीज़ होती है तो दोनों तरफ होती है, दोनों एक जैसी होती है। तो आपको एल को डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आया, कुछ स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, बस dl बाई डी थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dl अपॉन डी थीटा। इसका कोई फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आ गया dl बाई डी थीटा। इसमें माइंड में जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आर क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है यदि मल्टीप्लाइड रहता है तो एज इट इज रहता है, अनटच्ड रहता है, उसका कुछ नहीं होता, एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा। ये है करंट लगने वाली बात मेन, क्या कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो तुम कहोगे ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, तो बस डिफरेंशिएशन है, मैं क्या करूँ इसके अंदर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैवी मैथमेटिक्स नहीं है। आप खुद सोचो कि आपने डिफरेंशिएशन जो है 12th मैथमेटिक्स वाले जितना डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसका आपने फिजिक्स की मैथमेटिक्स में जो अपने वीडियो और नोट्स हैं 1% आपने पढ़ा है, उस 1% में इतना सा इंक्लूडेड है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ रेड पेन से, ये सारी वैल्यू, ये इवन ये वाली वैल्यू, ये इतनी ये वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है।
क्यों बोल रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि पर्टिकुलर 12th मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 12th मैथमेटिक्स का पार्ट है, वहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे एल को सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये इजी बन जाएगा, ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। फिलहाल तो मैं डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये डी थीटा कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया। ओके, थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं, बस इतनी सी जगह में निपटा देंगे इसको। ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ के लैम्डा आर डीएल, डीएल का वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, डीएल को कर दो विदा। एल का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम हो गया। उसके बाद में थोड़ी गाड़ी फिर आगे जल्दी स्पीड से चलेगी, यहाँ पर थोड़ी रुकावट आ गई थी। सब्स्टिट्यूट करने का जो आपने मेथड यूज़ किया है वो इवन 12th मैथमेटिक्स मैथ सब्जेक्ट वालों के लिए भी अभी आया नहीं उनके। ठीक है, तो आपको यदि ये कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपको रटना है, उसके बाद में यदि समझ में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाहर कितना निकलेगा आर स्क्वायर कॉमन आकर के, पावर उसके भी तो लगेगी। आर स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, कितना बनता है, आर क्यूब। तो बाहर कौन आएगा, आर क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या, कुछ नहीं। ठीक है, आर क्यूब आर आर सब मिलकर के क्या बने, बराबर 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, लगाओ दिमाग, बोले तो सेक स्क्वायर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर देरी किस बात की, लिख दो सेक स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर और 3/2 मिलके क्या बन गया, वही पहले की तरह क्यूब बन गया। लिख दूं सेक क्यूब, सेक स्क्वायर और सेक क्यूब क्या होगा, देखो अपन ने इमेजिन तक नहीं किया कि ये ऐसे सिकुड़ करके छोटा सा हो गया। ठीक है ना, सिकुड़ करके छोटा सा हो गया। और 1/sec यानी कि सेक का रेसिप्रोकल, जब सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस। इतना डरावना, इतना बच्चा बन गया और आप तुरंत कहोगे कि अरे इसका इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम है। और इसीलिए तो अपन लोग इतने परेशान होकर के इसको गंदे बच्चे को अच्छे बच्चे में कन्वर्ट किया है, जिससे कि आपको इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, क्या कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने फाइनली, और अब आपका 1-2 लाइन बाद में आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तुरंत बाद में किसकी याद आती है आपको, लिमिट। ठीक है, लिमिट किसकी, वेरिएबल की होती है। लिमिट्स तो वेरिएबल की होती हैं, और लिमिट का वर्ड मीनिंग क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज। लिमिट का मतलब है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की इनिशियल फाइनल लिमिट, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज। वेरिएबल कौन है, यहाँ तो वेरिएबल आपको एल भी नजर आ रहा है, एल भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे लिमिट किसकी डिमांड कर रहे हो आप, थीटा की डिमांड करोगे जबरदस्ती, किसी और की काहे को, यहाँ चाहिए मेरे को थीटा। तो थीटा की लिमिट्स क्या हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डायग्राम के अंदर माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो डायग्राम को थोड़ा सा डैमेज कर लेता हूँ
क्योंकि आंसर तो अपना आ ही गया, बस अभी लिमिट पुट करनी है। देखो मैं पूछ रहा हूँ इस पूरे वायर में कितने सेगमेंट्स हैं, तो आपको भी तो बहुत सारे हैं, दो तो नहीं है ना, दो तो आपने डायग्राम को कंसिडर, डेरिवेशन की डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपने दो कंसिडर करे हैं, है तो बहुत सारे, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग है तो छोटे 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 बहुत सारे हैं। ये सेगमेंट यहाँ होता तो बिल्कुल हो सकता था, कहाँ पे, ध्यान से देखें, ये सेगमेंट यहाँ होता तो क्या होता, थीटा और बड़ा होता, ठीक है। ये सेगमेंट और दूर होता तो, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, ये सेगमेंट थोड़ा और नीचे होता तो थीटा और बड़ा होता, और बड़ा होता थीटा। ये जो लाइन है कौन सी वाली, जो पॉइंट और सेगमेंट को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन, सेगमेंट कहाँ पर है अभी, यहाँ पे, सेगमेंट यहाँ होता तो ये वाली लाइन यूँ आती, सेगमेंट यहाँ होता तो ये वाली लाइन यूँ आती, सेगमेंट जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, ये लाइन जाती जा रही है जाती जा रही है, कहाँ चली गई ये लाइन, जब सेगमेंट इनफाइनाइट पे चला गया, क्योंकि वायर कितना लॉन्ग है, इनफाइनाइट, वायर का एक्सट्रीम कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, बहुत अंदर नीचे इनफाइनाइट पर है वायर का एक्सट्रीम। तो फ्रैक्शन जब इनफाइनाइट पर होगा तब ये जो एंगल है, ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, कौन सा वाला, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा कितना हो जाएगा, वो क्या लग रहा है, ये एंगल कितना नजर आ रहा है, 90, ये एंगल 90 हो जाएगा। पुट कर दो भाई गरम गरम वैल्यू को, नहीं तो फिर ये 90 और उधर भी 90, ठीक है, सेम टू सेम सिचुएशन इधर होगी। ये जो एंगल है कौन सा वाला, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे फ्रैक्शन जो है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये फ्रैक्शन जैसे जैसे इनफाइनाइट पे जा रहा है, और ये जो लाइन है उनको ज्वाइन करने वाली, ये यूं करते 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 ऐसे बिल्कुल हो जाएगी, वायर से पैरेलल हो जाएगी, यानी थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे करें, करो जी, के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 माइनस साइन 90, माइनस साइन तो आता है ना, क्यों आता है, ये तो इंटीग्रेशन का प्रोसीजर का पार्ट है, 1 माइनस 1 ये तो जीरो आ गया, अजीब बात क्या हो गई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नहीं जीरो तो नहीं होगा, इतनी मेहनत करिए तो आंसर जीरो तो नहीं आएगा, जीरो तो कब होता है, कोई कैंसिल हो जाता है, कोई इक्वल एंड अपोजिट चीज़ें होती है तो होता है जीरो, तो मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक ये हो गई कि आप नीचे वाले एंगल को और ऊपर वाले एंगल को आपको अपोजिट साइन देना है, अब आपकी मिस्टेक ठीक हो गई, ठीक है। ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, नीचे वाला एंगल नेगेटिव है। आप कई बार ऐसे भी उसको कह सकते हो कि ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसके फर्स्ट के ठीक नीचे क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होता है। जैसी इच्छा हो वैसे मान लो, कोई खास बात नहीं है। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और इसको प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा। ऐसा किस में होता है, साइन में और टैन में होता है, मतलब दो में नहीं होता, सेक और कोसेक में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो डिटेल कभी बाद में। अब जो है ये जीरो नहीं आएगा, अब बच गए अपन लोग जीरो लाने से। 1 + 1 कितना हो गया, 2। फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आपका फाइनल आंसर है, और ये अपना लास्ट न्यूमेरिकल हो गया। और इस चैप्टर 1 का, एनसीईआरटी चैप्टर 1 का ये सबसे आखिरी वीडियो है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आखिरी वीडियो है। इसके बाद में अपन लोग मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ और गॉस थ्योरम और भी बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे इसके अंदर, इनके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन वो वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, और वो नीट या जेई लेवल के होंगे वो वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, अलग चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, जो
नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस के लिए वो चैनल है। तो बच्चों ये वीडियो के लिए अभी के लिए बाय बाय। जयराम जी की गुड बाय।